हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आज हम बात करने वाले हैं एक रियल स्टोरी बेस्ड डिजास्टर फिल्म के बारे में जिसका नाम है कुर्स्क द लास्ट मिशन। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है थॉमस विंटरबर्ग ने। IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और 86% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, ये फिल्म रॉबर्ट मोर्स बुक अ टाइम टू डाई पर आधारित है। एज ऑलवेज हम पहले इस फिल्म के स्टोरी लाइन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद रियल स्टोरी को जान लेंगे। साल है 2000। ये कहानी है रशियन नेवी के नॉर्थर्न फ्लीट के बारे में। हम कैप्टन मिखाइल से मिलते हैं जो फिर से एक बार अपनी टीम के साथ समुद्र की गहराइयों में सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन उससे पहले वो लोग एक काम पूरा करना चाहते हैं, अपने एक टीम मेंबर पवेल की वेडिंग पार्टी अरेंज करना। लेकिन इस बार भी उन्हें ठीक समय सैलरी नहीं मिली, मतलब उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। लेकिन इतनी सी बात के लिए उनके दोस्त की शादी रुक जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो वो लोग सभी अपनी अपनी वॉचेस गिरवे रख देते हैं और उसके बदले में जो पैसा मिलता है उससे एक शानदार पार्टी अरेंज करते हैं। इसे तो टीम स्पिरिट कहा जाता है, फ्रेंडशिप कहा जाता है। और इस टीम के इस इंटेंस बॉन्डिंग के पीछे कैप्टन मिखाइल का क्रेडिट सबसे ज्यादा है। ही इज अ गुड लीडर एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग जो अंधेरे में भी उजाले को ढूंढ लेते हैं। उनकी पत्नी तानिया हेवली प्रेग्नेंट है। इसके अलावा भी उनका एक 3 साल का बेटा भी है, मिशा, जो अपने पिता को इंस्पिरेशन मानता है। तो रात भर एंजॉय करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मिखाइल और उनकी फुल टीम अपने परिवार को अलविदा कहते हैं और निकल पड़ते हैं एक नए सफर में। वैसे इस बार की जर्नी कुछ डिफरेंट है क्योंकि इस बार उनके साथ है एक HTP टॉर्पेडो जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो एक वेपन सबमरीन होने के वजह से उनके साथ मिसाइल्स और रिएक्टर्स रहती ही हैं, मगर इस बार इस टॉर्पेडो को ले जाया जा रहा है टेस्टिंग के लिए। सही जगह सही समय पर इसे बोर्ड किया जाएगा, लेकिन तब तक इसका ख्याल रखना है इन्हीं क्रू मेंबर्स को। स्पेशली वेपन ऑफिसर पैवेल पर इसकी जिम्मेदारी है। इनिशियली सब कुछ अंडर कंट्रोल ही था। जर्नी शुरू करने से पहले बार बार इसे चेक किया गया था, लेकिन जैसे ही कुर्स्क आगे बढ़ने लगती है पैवेल नोटिस करता है टॉर्पेडो का टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो डर जाता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीक होने लग जाएगा। वो अपने सुपीरियर से इमीडिएट रिलीज करने का ऑर्डर मांगता है, मगर उसे ऑर्डर नहीं मिलता और उसके तुरंत बाद ही टॉर्पेडो आग का गोला बनकर फट जाता है। पैवेल और उस कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे उसी समय जलकर राख हो जाते हैं और ये सबमरीन जाकर गिरती है सी बेड के ऊपर। सबमरीन के अंदर सब कुछ तहस नहस हो चुका था। कंपार्टमेंट अलग होने की वजह से आग फैली तो नहीं, मगर एक जोर का झटका जरूर लगा था। सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। इसी बीच मिखाइल अपने क्रू को फर्दर इंस्ट्रक्शंस दे ही रहे थे। ठीक इसी समय इस एक्सप्लोजन के वजह से टेम्परेचर आउट ऑफ रेंज हो जाता है और एक चेन ऑफ एक्सप्लोजन शुरू होता है। कई सारे हिस्सों में आग लग जाते हैं और इस बार यह झटका सबमरीन के आउटर शेल को भी तोड़ देता है, जिसके वजह से समुद्र का पानी तेजी से अंदर आने लगता है। कई सारे लोग जख्मी हो चुके थे, कई लोगों की जान निकल भी गई थी। मिखाइल इस सिचुएशन में भी एक काबिल कैप्टन की तरह सबको संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। हर एक कंपार्टमेंट में जाके क्रू मेंबर्स को गाइड कर रहा था सबमरीन के पीछे की तरफ जाने के लिए। लेकिन एक कंपार्टमेंट का दरवाजा वो नहीं खोल पाया। ये रिएक्टर्स चैम्बर था। इस एक्सप्लोजन की वजह से रिएक्टर्स मेल्ट डाउन होने लगा था। ऊपर से चैम्बर के अंदर पानी भर चुका था। अंदर मिखाइल का दोस्त और कलीग एंटॉन ड्यूटी पर था और उसने ही जानबूझकर दरवाजा लॉक किया था, नहीं तो ये रिएक्टर वाला पानी चारों तरफ फैल जाता और एक डिजास्टर शुरू हो जाता। इससे अच्छा ये ब्रेव सोल्जर उसी कंपार्टमेंट में रुककर अपनी सुसाइड कबूल कर लेता है। मिखाइल बाकी लोगों को लेकर कंपार्टमेंट 9 में जा पहुंचता है और दरवाजा लॉक कर देता है। फिलहाल के लिए तो वो लोग बच गए थे, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। धीरे धीरे इस चैम्बर के अंदर भी पानी भरने लग गया था। मिखाइल अपने टीम मेंबर्स के साथ पाइप्स को ब्लॉक करने लग जाता है जिससे बाहर से पानी अंदर ना पाए, और पंप भी चालू हो गया था, मगर वो रिजर्व बैटरीज पर चल रहा था, इसीलिए सक्शन पावर बहुत ही कम था। लेकिन किसी भी हालत में ये बंद होना नहीं चाहिए। मिखाइल जैसा टेक्निकलिटीज को संभाल रहा था, ठीक एट द सेम टाइम वो अपने क्रू मेंबर्स को बूस्ट अप भी कर रहा था, क्योंकि उसे पता था ऊपर रशियन नेवी जरूर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। उन्हें बस वेट करना है और भरोसा रखना है। उधर हम देखते हैं नेवी ऑफिसर्स अपनी तरीके से कोशिश तो कर रहे हैं, मगर उन्हीं में से कुछ लोग सबमरीन की हालत देखकर ही ये मान लिया था कि इतने भयानक ब्लास्ट के वजह से कोई जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन एडमिरल ग्रुजिन्स्की उनमें से नहीं थे। उन्हें बस एक इशारा चाहिए था। ट्रेनिंग के वक्त ही नेवी सोल्जर्स को सिखाया जाता है ऐसे हालत में कैसे स्ट्राइक के आवाज से जिंदा होने का सिग्नल पहुंचाया जाता है। हर घंटे में 4 स्ट्राइक। मिखाइल ने वो किया भी था, लेकिन उस समय ऊपर तक ये आवाज पहुंची नहीं। सेकेंड टाइम 1 घंटे बाद ग्रुजिन्स्की फिर से एक बार सुनने की कोशिश करते हैं।
अपने ऑफिसर्स को ध्यान से इत्मीनान से हर एक आवाज को फॉलो करने के लिए कहते हैं। मगर इस बार मिखाइल समय पर स्ट्राइक नहीं कर पाता। असल में उसके पास घड़ी तो नहीं थी, तो वो थोड़ा सा लेट कर देता है। जब क्रूजिनिस की उम्मीद छोड़ने ही वाले थे, ठीक उसी समय फॉर्चुनेटली एक कलीग मिखाइल को याद दिलाता है और मिखाइल स्ट्राइक करता है। दूसरी तरफ सारे सोल्जर्स के वाइफ्स बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्हें कानो कान खबर तो मिल रही थी, मगर कोई क्लियरली कुछ बता ही नहीं रहा था। लेकिन नेक्स्ट डे मिखाइल की पत्नी तानिया को एक ऑफिसर खबर देता है कि सबमरीन से टैपिंग की आवाज सुनाई दी है। अब इस टैपिंग का इम्पोर्टेंस सभी को पता था। क्रूजिनिस की ऑलरेडी एक रेस्क्यू शिप भेज दिया था जिसमें रेस्क्यू सबमर्सिबल प्रीज है। नाउ इस एक्सीडेंट के बारे में ब्रिटिश नेवी को भी पता चल चुका था। कॉमोडोर डेविड एडमिरल क्रूजिनिस्की का बहुत पुराना दोस्त है। उससे भी ज्यादा वो खुद भी एक नेवी ऑफिसर है। दूसरे ऑफिसर्स को ऐसे डूबते देख वो बहुत परेशान हो गया था। वो बार बार रशियन नेवी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे ये भी पता है ये रशियंस उन्हें उनके सबमरीन के आसपास भी जाने नहीं देंगे। ये सबमरीन कुर्स्क उनकी शान है। उनके टेक्निकल एक्सपर्टीज का सीक्रेट्स वो लोग किसी भी हालत में शेयर नहीं करेंगे। तो दूर बैठे ही डेविड सैटेलाइट इमेजेस से सारी डिटेल्स कलेक्ट कर रहे थे। उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी पता था, लेकिन इस सबमर्सिबल प्रेट्स पर उनका भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। तो वो अपने लोगों को रेडी रहने के लिए कहते हैं। बेस्ट डाइवर्स से कांटेक्ट करते हैं, जिससे जैसे ही ये रशियंस हार मान लेंगे वो लोग काम शुरू कर पाए। उन्हें अपने दोस्त क्रूजिनिस्की पर भरोसा था। वो जरूर जरूरत पड़ने पर उन्हें कॉल करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। क्रूजिनिस्की के लिए पॉलिटिक्स से ज्यादा अपने आदमियों की जान प्यारी है, मगर ये नेवी उसके बात से तो नहीं चलता। उनका बॉस किसी भी फॉरेन असिस्टेंस अलाउ करने से ही मना कर दिया था। जब तानिया और भी सारे वाइफ्स उनसे पूछती है अपने हस्बैंड के कंडीशन के बारे में, तो उनसे झूठ कहा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है। मतलब एक तरह से ये रशियन अथॉरिटी उन सोल्जर्स को डेड ही मान चुके थे। लेकिन इस सबमरीन के अंदर वो सोल्जर्स तब भी स्ट्रगल कर रहे थे। इमरजेंसी सप्लाई से वो लोग किसी तरह से पंप को तो ऑन रख पाए थे, मगर नई मुसीबत ये थी उनके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं था। उसके लिए जनरेटर ऑन करना होगा, मगर उसके लिए ऑक्सीजन कार्ट्रिजेस की जरूरत है जो दूसरे कंपार्टमेंट में है, और वो कंपार्टमेंट कंप्लीटली फ्लडेड है। ये सिचुएशन डू और डाई का था। ऑक्सीजन के बिना वो लोग वैसे ही मरने वाले थे, तो मिखाइल रिस्क लेता है। वो एक दूसरे क्रू मेंबर साशा के साथ बहुत मुश्किल से उस कंपार्टमेंट में जा पहुंचता है। लॉकर्स में से 20 कार्ट्रिजेस ढूंढ कर निकालता है और बड़ी मुश्किल से वापस भी आता है। लेकिन इस प्रोसेस में इतनी देर तक सांस रोक रखने की वजह से उन दोनों की हालत ही खराब हो चुकी थी। खुशी की बात सिर्फ ये है कि अभी उनके पास जिंदा रहने के लिए और ज्यादा वक्त है और उम्मीद भी। हम देखते हैं प्रीट्स कुर्स्क तक पहुंच चुका था। उन्हें टैपिंग की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी। उन्हें पता था अंदर लोग जिंदा है। प्रीट्स डॉक करने की कोशिश करता है। अंदर जब मिखाइल की टीम को पता चलता है उन्हें बचाने के लिए लोग आ पहुंचे हैं, तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं, पागल की तरह चिल्लाने लगते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि प्रीट्स डॉक कर नहीं पाता। दोनों ऑफिसर्स बार बार कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इससे दरवाजा ही नहीं खुलता। सिर्फ उनके सबमर्सिबल का चार्ज खत्म हो जाता है, तो उन्हें लौटना पड़ता है। असल में उनके डॉकिंग इक्विपमेंट में ही गड़बड़ था। एक टायर था जिसे सालों से चेंज नहीं किया गया था। ऊपर से उनके पास एक्स्ट्रा बैटरी भी नहीं थी। मतलब उन्हें अभी 12 घंटे और वेट करना पड़ेगा इस सेट ऑफ बैटरी को चार्ज होने में। सो आफ्टर 12 आवर्स रात में प्रेस फिर से एक बार डॉकिंग की कोशिश करती है, मगर इस बार भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। मिखाइल कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, अभी इस टीम का हौसला टूटने लगा था। इस सिचुएशन में एडमिरल क्रूजिनिस्की एक बहुत ही वाइज स्टेप लेते हैं। वो पर्सनली डेविड को कॉल करके उन्हें टेलीविजन पर यह बात फैलाने के लिए कहते हैं कि ब्रिटिश तो हेल्प करना चाहता है, लेकिन ये रशियन से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये बात जब तानिया जैसे लोगों के कानों तक पहुंचती है, तो नेचुरली सभी बहुत नाराज हो जाते हैं। रशियन नेवी को कोसने लगते हैं, और क्रूजिनिस्की जो चाहते थे वैसा ही होता है। एक तरफ सिटीजन प्रेशर, दूसरी तरफ क्रूजिनिस्की लगातार अपने सुपीरियर को कॉल करके समझाने लग जाते हैं। इससे फाइनली रशियन नेवी फॉरेन हेल्प लेने के लिए मान जाता है, मगर ये रास्ता काफी लंबा था। बीच में पूरा एक दिन बीत गया था। प्रीस और 2 बार चक्कर लगा के वापस आ चुका था, और सबमरीन के अंदर उन 23 लोगों की हालत बदतर हो चुकी थी। इतना समय बीत चुका था, बैटरीज भी खत्म हो चुकी थी, मतलब पंप बंद हो गया था। पानी का लेवल तेजी से ऊपर आ रहा था, लेकिन वो लोग ऐसे मरना नहीं चाहते थे। तो उस हालत में भी वो लोग आपस में हंसी मजाक करने लग जाते हैं। जो बचा कचा खाना था उससे एक काइंड ऑफ बफेट अरेंज करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो चुका था कि वो लोग शायद मरने वाले हैं। तो मिखाइल अपनी पत्नी और बेटे के लिए एक चिट्ठी भी छोड़ता है, मगर इस सेलिब्रेशन के बीच एक क्रू मेंबर लियो के हाथ से ऑक्सीजन का ट्रीच पानी में गिर जाता है, जो हाईली एक्सप्लोसिव था। इससे जो धमाका होता है वही उनके सारे ऑक्सीजन खा जाता है। लेकिन वो लोग थे तो सोल्जर्स,
शहीद होने वाले थे। जब उन्हें पता चलता है उनके बस सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, सभी मिलकर एक दूसरे को सल्यूट करते हैं, थैंक यू कहते हैं और एक ब्रेव टीम की तरह मौत को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ जब डेविड और ग्रुजिन्स्की रशियन नेवी के हेड ऑफिसर को समझा बुझाकर ब्रिटिश डाइवर्स को कुर्स्क के पास भेजते हैं, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। वो कंपार्टमेंट पूरा पानी से भर चुका था, जहां उन वीर जवानों के शरीर पानी में तैर रहे थे। मतलब इतनी कोशिशों के बावजूद चंद लम्हों की देरी सब कुछ खत्म कर दिया, और इसके लिए सिर्फ रशियन नेवी अथॉरिटीज ही जिम्मेदार थे। उनकी इस गलती को माफ नहीं किया गया। इन सोल्जर्स के फ्यूनरल में तानिया को मिखाइल की लिखी चिट्ठी मिलती है और मीशा को अपने पिता की घड़ी, लेकिन वो छोटा सा बच्चा भी जानता था उसके पिता को इन इर्रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के वजह से ही मरना पड़ा, तो वो उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर देता है। ये उसके प्रोटेस्ट करने का तरीका था, जो हमेशा हमेशा के लिए इन रशियन ऑफिसर्स के अंदर गिल्टी कॉन्शियंस बनकर रह जाएगा। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ही खत्म होती है और अब हम बात करेंगे रियल स्टोरी के बारे में। दोस्तों, रियल स्टोरी कुछ ऐसी ही है। इन 2012 ऑफ अगस्त बैरेंस सी में सफर करते वक्त रशियन नेवी के इस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में ये भयानक एक्सप्लोजन हुआ था। 2 मिनट के अंदर 2 धमाका, मैक्सिमम क्रू मेंबर्स की जान ही चली गई थी। सिर्फ कुछ 23-24 लोग ही बचे थे। लेकिन रशियन नेवी को तो पहले इस भयानक एक्सीडेंट के बारे में भनक तक नहीं लगी। जब लगी भी तो उन्हें इस सबमरीन को लोकेट करने में ही 16 घंटे लग गए। उसके बाद 4 दिनों तक रशियन नेवी अपने इनएडिक्वेट सबमर्सिबल के साथ रेस्क्यू मिशन जारी रखा, लेकिन उन्हें भी पता था इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन देन प्रेसिडेंट पुतिन को यह बात कौन समझाए, जब इस सबमरीन के अंदर 23 लोग ठंड में तड़प रहे थे, ऑक्सीजन खाने के बिना मर रहे थे, तब रशियन गवर्नमेंट फॉरेन असिस्टेंस से इनकार कर रहा था, जिससे ब्रिटिश नेवी को उनके टेक्निकल सीक्रेट्स के बारे में पता ना चले। फाइनली 5 दिन बाद फॉरेन हेल्प एक्सेप्ट किया जाता है एंड ऑन द 7th डे ब्रिटिश डाइवर्स सबमरीन के अंदर जा पहुंचते हैं, मगर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उन्हें कोई भी सर्वाइवर नहीं मिलता। इसे वन ऑफ द बिगेस्ट नेवी डिजास्टर माना जाता है। 118 लोगों की जान गई थी और इसके लिए रशियन गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज्ड होना पड़ा था। दोस्तों, अगर आपको इस एक्सीडेंट के बारे में, इस डिजास्टर के बारे में और ज्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स छोड़ दूंगी, आप चेक कर सकते हो। दोस्तों, असल में उस समय यूएसएसआर की हालत बहुत ही खराब थी। उन्होंने इस सी मॉन्स्टर कोर्स को तो बना लिया था, मगर इसे मेंटेन करना, क्रू को ट्रेनिंग देना पॉसिबल नहीं था। इवन सोल्जर्स को तो सैलरी तक ठीक समय पर नहीं मिलती, और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उनके पास वैसा कुछ था ही नहीं। सब कुछ तो बिक चुका था और ये सब कुछ ही उन सोल्जर्स को पता था, लेकिन फिर भी वो लोग अपना काम कर रहे थे। लेकिन इन शहीदों को ऐसी मौत क्यों मिली? ये तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। सिर्फ क्रिटिसिज्म से तो उन्हें जस्टिस नहीं मिल सकती, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा।